सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 3 जुलाई 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मुंबई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए माइकल फरेरा, बी अंजलि भागवत को, सी रवि शास्त्री को या डी जोआकिन करवालो को। इसको दिया गया ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक रवि शास्त्री को दिया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री उन 11 खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्हें मुंबई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके शानदार क्रिकेट करियर और उसके बाद कोच के रूप में उनके प्रभावशाली कार्यकाल ने उन्हें इस पुरस्कार का हकदार बना दिया। इस पुरस्कार समारोह में बिलियर्ड्स, निशानेबाजी, शतरंज, हॉकी और बैडमिंटन जैसे विविध खेलों की अन्य उल्लेखनीय हस्तियों को भी सम्मानित किया गया, जिनमें शुभांगी कुलकर्णी और माइकल फरेरा जैसे नाम शामिल हैं। मैदान के अंदर और बाहर भारतीय क्रिकेट में शास्त्री के योगदान को व्यापक रूप से सराहा गया है और यह पुरस्कार खेलों में उनके अस्थायी विरासत का प्रमाण है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के किस जिले को वैश्विक कपड़ा केंद्र बनाने के उद्देश्य से 1900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए चुना गया? ए कोयम्बटूर को, बी तिरुपुर को, सी ईरोड को या डी विरुधुनगर। इसको चुना गया ये विरुधुनगर को चुना गया है वैश्विक कपड़ा केंद्र बनाने के उद्देश्य से 1900 करोड़ रुपए के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनाने की स्थापना के लिए चुना गया। इसको विरुधुनगर। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 1900 करोड़ के निवेश के साथ अत्याधुनिक पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए चुना गया। इसके पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए चुना गया है। 1052 एकड़ में फैले इस पार्क में टिकाऊ और आधुनिक बुनियादी ढांचा होगा, जिसमें 15 MLD क्षमता वाला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, श्रमिकों के लिए 10,000 बिस्तरों वाला छात्रावास और 13 लाख वर्ग फुट से अधिक का तैयार औद्योगिक क्षेत्र शामिल है। एकीकृत वस्त्र निर्माण और निर्यातोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य इस परियोजना से 2026 तक 10,000 करोड़ का निजी निवेश आकर्षित होने और 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिससे भारत एक वैश्विक वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित होगा। अगला प्रश्न, कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच पात्र नागरिकों तक बढ़ाने के लिए जन सुरक्षा समृद्धि अभियान किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है? ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में या डी मध्य प्रदेश। कहाँ शुरू किया गया? गुजरात में शुरू किया गया है जन सुरक्षा समृद्धि अभियान। गुजरात में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समृद्धि, यानी समृद्धि या समृद्धि, ठीक है। अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया था ये गांधीनगर में। यह अभियान उन नागरिकों की पहचान करने पर केंद्रित है जो पात्र हैं लेकिन अभी तक विभिन्न केंद्रीय और राज्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जन धन योजना जैसी योजनाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करके लाभ वितरण में आने वाली कमी को पाटना है। यह राज्य की समावेशी शासन और जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, किस देश ने स्थानीय खेती को बढ़ावा देने और गेहूं के आयात को कम करने के उद्देश्य से जलवायु लचीला गेहूं पहल शुरू करने के लिए भारत के साथ साझेदारी की है? ए केन्या ने, बी स्पेन ने, सी नाइजीरिया ने या डी घाना ने। तो ये साझेदारी किसने? घाना ने।
घाना ने भारत के साथ मिलकर विशेष रूप से अरिमा फार्म्स और CSIR फसल अनुसंधान संस्थान के माध्यम से जलवायु अनुकूल गेहूं की पहल शुरू की। यह रणनीतिक कदम घाना के गेहूं के आयात पर अपनी भारी निर्भरता को कम करने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है, जो वर्तमान में सालाना $400 मिलियन से अधिक है। लचीली गेहूं किस्मों के साथ स्थानीय कृषि उत्पादकता बढ़ाकर घाना का लक्ष्य खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यह साझेदारी दक्षिण सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण भी है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे वैश्विक दक्षिण के देश खाद्य और कृषि में साझा चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त नवाचार और प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जॉन महामा द्वारा घाना के राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द अवार्ड से घाना के राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ द स्टार से सम्मानित किया। ये ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, भारत में ग्राम स्तरीय बाढ़ पूर्व अनुमान प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री CR पाटिल द्वारा शुरू किए गए एकीकृत बाढ़ पूर्व अनुमान मंच का नाम क्या है? A स्वराज, B हाइड्रो इंडिया, C फ्लड या D जल स्रोत। इसका नाम है सी फ्लड। इस अभियान का नाम है सी फ्लड। सी फ्लड भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्व अनुमान प्लेटफॉर्म है, जिसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने 2 जुलाई 2025 को लॉन्च किया था। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी कि NSM के तहत CDAC, CWC और NRSC द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस अनुभव प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ग्राम स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ पूर्व अनुमान प्रदान करना है। यह महानदी, गोदावरी, तापी सहित कई नदी घाटियों से 2D हाइड्रो डायनामिक मॉडलिंग और रियल टाइम डेटा को एकत्रित करता है। सी फ्लड आपदा प्रबंधन अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णायक सहायता उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिससे समय पर निकासी और तैयारी संभव हो पाती है। इसका वेब आधारित डिजाइन और आपातकालीन प्रतिक्रिया पोर्टलों के साथ एकीकरण बाढ़ संबंधी आपदाओं के प्रति भारत के लचीलापन को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के सहयोग से हिंदी भाषा शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें इसे स्नातक स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया गया? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या डी मालदीव। कौन सी है? जैसे ये श्रीलंका है, जिसने अपने स्नातक स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में भाषा शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया है। श्रीलंका में कोलंबो स्थित जनरल सर कोटेलावाला रक्षा विश्वविद्यालय में KTU के माध्यम से भारतीय उच्च आयोग के अधीन संचालित स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ साझेदारी में एक हिंदी भाषा शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। अगला, स्नातक स्तर पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत यह पाठ्यक्रम सैन्य और असैन्य दोनों छात्रों के लिए उपलब्ध है। यह पहल दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक कूटनीति की गहनता को दर्शाती है और दक्षिण एशिया में आपसी समझ, क्षेत्रीय एकीकरण और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र के रूप में हिंदी के महत्व को मान्यता देती है। अगला प्रश्न, जुलाई 2025 में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए गुरुग्राम में, बी पुणे में, सी बेंगलुरु में या डी अहमदाबाद। ये शुरू किया गया था पुणे में। शहरी स्थानीय निकाय यानी कि ULB अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 3 से 4 जुलाई 2025 को मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उद्घाटन किए गए इस सम्मेलन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष, शहरी शासन
स्थानीय नवाचार और समावेशी विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संवैधानिक लोकतंत्र में यूएलबी की भूमिका को मजबूत करने और भारत के विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान देने पर महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए मानेसर स्थित ICAT को चुना गया था। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में विषयगत प्रस्तुतियां, हरियाणा के राज्यपाल का समापन भाषण और नागरिक नेतृत्व को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों का दौरा भी शामिल था। अगला प्रश्न, किस भारतीय शहर ने देश की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू की? एक बार और देख लेते हैं प्रश्न। किस भारतीय शहर ने देश की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू की? ए भोपाल में, बी भोपाल में, बी अहमदाबाद में, सी पुणे में या डी इंदौर में? हाँ, ये शुरू किया गया इंदौर में शुरू किया गया। इंदौर QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लागू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया, जो शहरी शासन में एक परिवर्तनकारी कदम है। इस पहल के तहत प्रत्येक घर को एक धातु की प्लेट मिलती है, जिस पर GPS निर्देशांकों के साथ एक विशिष्ट QR कोड लगा होता है, जिससे संपत्ति की सटीक पहचान संभव होती है। यह प्रणाली राष्ट्रीय डिजिपिन प्लेटफॉर्म से एकीकृत है और मोबाइल स्कैनिंग के माध्यम से कर भुगतान और शिकायत निवारण और जैसी सेवाएं प्रदान करती है। सुदामा नगर के वार्ड 82 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई यह परियोजना भारत के स्मार्ट सिटीज और डिजिटल इंडिया मिशनों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को सुव्यवस्थित करना और अन्य शहरों के लिए एक मापनीय तकनीक संचालित मॉडल तैयार करना है। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गई? ए एयरटेल, बी टी मोबाइल, सी जियो या डी वेरिजॉन? कौन ये जियो मोबाइल है जो दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन जाएगी इसमें 2025। वैश्विक दूरसंचार के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में रिलायंस जियो ने टी मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बनने का गौरव हासिल किया है। अपनी अनुभव जियो फाइबर सेवक द्वारा अभिनव जियो फाइबर सेवा द्वारा संचालित 2 करोड़ से ज्यादा FWA ग्राहकों के साथ जियो के तेजी से विस्तार ने भारत में इंटरनेट एक्सेस में क्रांति ला दी है। कंपनी का G5 संचालित प्लग एंड प्ले ब्रॉडबैंड समाधान 599 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जो ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डिजिटल खाई को बांटने में मदद करता है। भारत की 98% आबादी को अपने 5G नेटवर्क से कवर करते हुए जियो के स्केलेबल कम लागत वाले FWA डिलीवरी मॉडल को अब अन्य विकासशील देशों की दूरसंचार कंपनियां एक ब्लूप्रिंट के रूप में देख रही हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पूरी होने के बाद युवाओं को सशुल्क इंटर्नशिप के साथ समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात राज्य? कौन ये बिहार राज्य है जिसने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? इसके लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा पूरी होने के बाद युवाओं को सशुल्क इंटर्नशिप के समर्थन के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों को इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके युवा बेरोजगारी की समस्या से निपटना है। यह पहल न केवल छात्रों को अपने चुने हुए क्षेत्रों में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि शैक्षिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है। सशुल्क इंटर्नशिप प्रदान करके यह योजना कौशल विकास को बढ़ावा देती है और राज्य के युवाओं की क्षमता को बढ़ाती है।
अगला प्रश्न, किस संगठन ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने और अपंजीकृत नियोक्ताओं और श्रमिकों के लिए पंजीकरण को सरल बनाने के लिए एक स्प्रिंग 2025 योजना शुरू? कौन सा? SPREE, ठीक है, 2025 योजना शुरू की। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, बी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने, या डी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। कौन सी? ये है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने क्या स्प्रिंग 2025 योजना शुरू की है। पिछले निरीक्षण और अंशदान मांगों से छूट प्रदान करती है। एक बार और देख लेते हैं। यह पिछले निरीक्षण और अंशदान मांगों से छूट प्रदान करती है, जिससे नियोक्ताओं के लिए, यहाँ पर गलत हो गया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि SIC ने इसकी 2025 योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य अपंजीकृत नियोक्ताओं और श्रमिकों को ESI अधिनियम 1948 के तहत स्वेच्छा से पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करके सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाना है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक चलने वाली यह योजना ESIC श्रम सुविधा और MCA जैसे पोर्टलों के माध्यम से सरलीकृत डिजिटल पंजीकरण प्रदान करती है। यह पिछले निरीक्षण और अंशदान मांगों से छूट प्रदान करती है, जिससे नियोक्ताओं की एक बड़ी बाधा दूर हो जाती है। संविदा अस्थायी और श्रमिकों को शामिल करके स्प्रिंग 2025 समावेशिता को बढ़ावा देता है और भारत के विशाल अनौपचारिक और वंचित कार्य बल के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, किस फिनटेक कंपनी ने UPI क्रेडिट कार्ड के साथ बेंगलुरु में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा शुरू की? ए पेटीएम, बी स्लाइस, सी फोन पे, या डी रोजर पे। एक कंपनी है फिनटेक कंपनी स्लाइस। फिनटेक फर्म स्लाइस ने बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में भारत की पहली पूरी तरह से UPI संचालित बैंक शाखा खोली है, जो डिजिटल बैंकिंग में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस शाखा में UPI सक्षम ATM और स्लाइस UPI क्रेडिट कार्ड भी पेश किया गया है। एक निःशुल्क उत्पाद जो 3% कैशबैक और ब्याज मुक्त EMI विकल्प प्रदान करता है। यह लॉन्च स्लाइस के एक डिजिटल ओनली प्लेटफॉर्म से अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे के साथ एक एकीकृत बैंकिंग सेवा प्रदाता के रूप में विकास का प्रतिनिधित्व करता है। क्रेडिट सुविधाओं को UPI की सुविधा के साथ जोड़कर स्लाइस का लक्ष्य वित्तीय समावेशन का विस्तार करना है, विशेष रूप से वंचित वर्गों के लिए। साथ ही भारत के बैंकिंग परिदृश्य में पॉइंट ऑफ सेल क्रेडिट पहुंच को नए सिरे से परिभाषित करना है। थैंक यू जी, धन्यवाद।